हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर का वन शॉट। सो ये जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपका, चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ हो या फिर सिक्स सेमेस्टर हो। इसका ये वन शॉट रहेगा जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है सो ये वीडियो भी आपके लिए, अगर कुछ पढ़ रखा है तो भी आपको ये वीडियो देखनी है। तो इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमको थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी होती है। यहाँ पे बात करती है इंग्लिश वाले जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, उनकी लाइफ कैसी थी और वो ये लिटरेचर कैसे लेके आए। ठीक है, तो ये उनके बारे में बात करती है, तो हमें ये पढ़ना है। तो इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। अब बात करूँ इस पीडीएफ की, तो ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये पीडीएफ लेनी है तो इसकी जो हमारा चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर सारे स्टेप्स मेंशन है, जो कि फॉलो करके आप पीडीएफ ले सकते हो। वो स्टेप्स को डेटो फॉलो करना है, बिकॉज़ अगर आप एक भी स्टेप्स को मिस करते हो तो फिर आपको वो जो ऑटोमेटिक मैसेज है मेल पे वो नहीं मिलता। सो उसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैसेज ऑटोमेटिक है तो वो तभी मिलेगा जब आप जो भी स्टेप्स है सभी को फॉलो करके मुझे मैसेज करते हो। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन की बात करें, नोट अबाउट वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहली हम देखते हैं, यहाँ पे 3 हमें स्टोरीज़ मिलेंगी, तो तीनों स्टोरीज़ देखनी है यहाँ पे। तो पहली स्टोरी है ट्यूसडे विद म्यूरे। तो देखो ये बेसिक स्टोरी, इसकी बात करूँ तो एक छोटी सी बता देती हूँ कि इसके अंदर होने क्या वाला है। तो इसमें एक बुक है और एक स्टूडेंट का नाम है मित। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैं ये बोल लेती हूँ। ठीक है, उसके एक प्रोफेसर है जिसका नाम है मोरी। तो यहाँ पे 2 हो गए, एक तो स्टूडेंट, देन उसका जो प्रोफेसर है वो हो गया मोरी। ठीक है, ये रियल लाइफ कन्वर्जेशन करते हैं जैसे आप और आपके टीचर्स करते हैं। ठीक है, मोरी को एक डेंजरस डिसीज़ है, उसको मोरी जो है, ये उसका ओल्ड प्रोफेसर जो है, इसको एक बीमारी है जिसका नाम है ALS। हमें इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये डिसीज़ है। ठीक है, इतनी बात है इसको। उसके बाद है धीरे धीरे उसकी बॉडी काम करना बंद करती है। ये आप हिंदी में एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैंने सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है यहाँ पे। तो जो उसका ओल्ड प्रोफेसर है उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। हर ट्यूसडे को जो उसका स्टूडेंट है उससे मिलने आता है। ये जो मिच है ये आपके जो प्रोफेसर है उससे मिलने के लिए जाता है। फिर जो ये आपका टीचर है वो उसको लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है ट्यूसडे को। तो ये पहली स्टोरी है। दूसरी स्टोरी है पैथर पंचाले। यहाँ पे एक रूरल बंगाल पुअर की फैमिली है की स्टोरी है। जैसे बंगाल के अंदर एक पुअर फैमिली है उसकी स्टोरी है ये। यहाँ पे एक अप्पू है, ओप्पू है वो, ओप्पू OPU। एक है दुर्गा, एक है सबराजे उसकी मम्मी, एंड हरिहर फादर उसके। वो फैमिली जो है वो बहुत पुअर है, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रही है, 2 टाइम की रोटी खा रही है। तो ये है पाथर पंचाली की। उसके बाद है थर्ड वाइज एंड अदरवाइज। तो बेसिक आइडिया इसका ये है कि ये रियल लाइफ स्टोरीज़ का कलेक्शन है। जो भी रियल लाइफ स्टोरीज़ होती हैं उनका ये कलेक्शन है। इसमें बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज़ लिखी हुई हैं। सुधा मूर्ति जिसने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं, वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हैं यहाँ पे। अपने पुअर पीपल, ओल्ड पीपल, विलेजर्स, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में वो यहाँ पे बताती है। ठीक है, तो 3 स्टोरीज़ हैं हमारे इस यूनिट से। जितने भी क्वेश्चन, ये 90 मार्क्स की है पूरा पेपर। तो यहाँ से यूनिट 1 से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस स्टोरी के ऊपर होंगे। देन यूनिट 2 इससे आएंगे 2 क्वेश्चंस। देन यूनिट 3 ये हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। और अगर सिलेबस देखना है तो ये 3 ही यूनिट्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग है वो। अब कुछ टर्म्स है जो कि देखनी ज़रूरी है तभी ये चैप्टर समझ आए, ये बुक समझ आएगी, बिकॉज ये बुक थोड़ी हार्ड लगती है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज इस तरीके से यूज़ की गई है जिन चीज़ों का हमें मतलब नहीं पता। तो यहाँ पे मेटेरियलिज्म का मतलब होता है पैसा और लग्जरी के पीछे भागना। आप लग्जरी लाइफ के पीछे भागते हो तो उसको बोलते हैं मेटेरियलिज्म, मटेरियल के पीछे भागना। मटेरियल जो कि पैसे से रिलेटेड है। कंपैशन का मतलब दूसरों के पेन को समझना। ठीक है, दूसरों अगर कोई किसी पेन में है, जैसे कि यहाँ पे प्रोफेसर मोरे जो थे वो पेन के अंदर है, क्योंकि उनको बीमारी है ALS की। तो उसका स्टूडेंट हर ट्यूसडे को उसको मिलने के लिए आता है। तो क्या कर रहा है, कंपैशन शो कर रहा है, वो अपने टीचर का पेन समझ रहा है। रेजिलियंस का मतलब डिफ़िकल्टीज़ में भी स्ट्रॉन्ग रहना। जो वो टीचर है मोरे, वो डिफ़िकल्टीज़, इतनी बड़ी बीमारी है उसके अंदर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लेसन सिखा रहा है अपने स्टूडेंट्स को। तो ये रेजिलियंस होता है। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। पॉवर्टी मतलब गरीबी। इमोशनल बॉन्ड मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड है, कनेक्शन है।
आइसोलेशन मतलब होता है अकेलापन, एक्सेप्टेंस सच को मान लेना, ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव थिंकिंग। ये मोरे डेथ की सिचुएशन है लेकिन आज भी ये पॉजिटिव थिंकिंग में है, पॉजिटिव सोच रहा है, अपने स्टूडेंट्स को लाइफ लेसन सिखा रहा है। फिर आता है सोशल इनइक्वालिटी, तो रिच और पुअर के बीच में क्या डिफरेंस है उसी को समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने मेन टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट थी, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन ये पढ़ोगे तभी आपको ये जो बुक है एग्जैक्टली क्या बुक है, क्यों है, कैसे क्या करना है, जब समझ आएगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो कमेंट ऑन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम ट्यूसडे विद मोरी, ये हमारी स्टोरी है। ठीक है, जहाँ पे मोरी ये क्या है, ये ओल्ड प्रोफेसर है ये अपना, और यहाँ पे एक MITCH जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो कौन है, स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसकी कुछ लाइंस ली गई हैं, ये फॉलोइंग लाइंस, इनके ऊपर हमें कमेंट करना है। द कल्चर वी हैव डज नॉट मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्फ। कल्चर जो हमारे पास है ना, वो लोगों को फील नहीं करवाता गुड। वी आर टीचिंग द रॉन्ग थिंग्स, हम गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू से इफ़ कल्चर डज नॉट वर्क डोंट बाय इट, क्रिएट योर ओन। मतलब अगर दूसरों का कल्चर आपके लिए काम नहीं कर रहा तो अपने खुद का कल्चर बनाओ, क्रिएट योर ओन कल्चर। ठीक है, खरीदो मत किसी कल्चर को। तो ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले ऑथर कौन है, तो मिच एल्बम इसका पूरा नाम है, फेमस अमेरिकन राइटर हैं ये, जर्नलिस्ट हैं, बॉडकास्टर हैं। ठीक है, ऑथर कौन है, मिच अल्बन, जो कि फेमस अमेरिकन राइटर है, जर्नलिस्ट है एंड बॉडकास्टर हैं। ये जाने जाते हैं इंस्पिरेशनल और इमोशनल बुक्स के लिए, जिसमें ये अपनी बुक्स, इसकी जो ज़्यादातर बुक्स हैं वो लाइफ लेसन सिखाती हैं हमें, वो ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बात करती हैं। उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो सिंपल, इमोशनल और फिलोसफिकल है। ये अपने काम से जाने जाते हैं। ही टीच रीडर अबाउट लव, ये जो भी इसकी बुक पढ़ता है उसको ये लव के बारे में समझाते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, डेथ क्या होती है, और हमारे जो मीनिंग, जो हमारी लाइफ है उसका ट्रू मीनिंग क्या है, सच्चाई क्या है उसकी, वो बताते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस पोएम से रिलेटेड तो आपको ये लिखना ही लिखना है, चाहे वो ये सेम क्वेश्चन हो या फिर ना हो। यू हैव टू राइट दिस अबाउट द ऑथर है, बिल्कुल डेटो सेम, तो ये तो याद करना ही करना है। नेक्स्ट अबाउट द बुक, ये भी हर एक क्वेश्चन में सेम रहेगा। हर एक क्वेश्चन का बात है, अगर ये लिखा हुआ हो ट्यूसडे विद मोरे, तो अगर इस स्टोरी की बात हो रही हो तो ये लिखना है अबाउट द ऑथर सेम, अबाउट द बुक भी सेम लिखना है, और इंट्रोडक्शन जो लाइन्स है उनका हम बाद में बात करेंगे। तो बुक ट्यूसडे विद मोरी एक मेमोरी बुक है जो कि बेस्ड है रियल लाइफ कन्वर्जेशन पे मिच और उसके ओल्ड प्रोफेसर मोरे के ऊपर। ठीक है, मोरे सफरिंग कर रहा है ALS से और सीरियस डिसीज है जो कि उसको वीकर बना रही है, धीरे धीरे उसकी बॉडी वीकनेस में जा रही है। हर एक ट्यूसडे को उसका स्टूडेंट मोरे के पास जाता था, विजिट कर रहा था और इम्पोर्टेंट लेसन सीखता था अपनी लाइफ के बारे में, लव के बारे में, डेथ और रिलेशनशिप के बारे में, बोलने के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। ये बुक हमें जो टीच करती, समझाती है ह्यूमन की वैल्यूज़ और इमोशनल कनेक्शंस, जो कि मटेरियल सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम आज की दुनिया में भागते हैं मटेरियलिज्म के पीछे, पैसा और लग्जरी लाइफ के पीछे। तो जब उनके पीछे भागते हैं तो ये ऐसी बुक्स हैं जो कि हमें पढ़नी चाहिए, जो कि हमें रियल मीनिंग समझाती है हमारी लाइफ का, लव का, डेथ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस का। तो ये बुक्स इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करती हैं ह्यूमन वैल्यूज़ में भी और इमोशनल कनेक्शंस में भी। तो ये अबाउट द बुक और अबाउट द ऑथर हर एक क्वेश्चन में सेम रहेगा अगर ट्यूसडे विद मेमोरी का आता है तो। अब ये जो लाइंस दी हैं क्वेश्चन में, ये क्या है, दीज लाइंस रिफ्लेक्ट करती हैं मोरी क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, कि जो मोरे है वो क्रिटिसाइज़ करता है जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है कि वो किसके पीछे भाग रही है, लग्जरी के पीछे और पैसे के पीछे भाग रही है, तो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। ठीक है, उसके कल्चर को। ही बिलीव दैट आज के ज़माने को, आज के वर्ल्ड को समझाने की ज़रूरत है कि पैसा सब कुछ नहीं है, फेम भी कुछ नहीं है, 2 दिन के लिए है वो चली जाएगी, ब्यूटी भी कुछ नहीं है, कंपटीशन भी कुछ नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट, इन चीज़ों की बजाय आपको क्या करना चाहिए, काइंडनेस दिखानी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, दूसरे के पेन को समझो, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत की भावना रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें, ये लाइंस हैं वो सिखाती हैं। ठीक है, मोरी एडवाइस करता है पीपल्स को नॉट टू ब्लाइंडली फॉलो सोसाइटी, कि जो सोसाइटी पहले से करती आ रही उन चीज़ों को फॉलो मत करो, बट अपनी खुद की मीनिंगफुल वे ऑफ लाइफ को क्रिएट करो। ठीक है, अब लाइंस, पहली जो लाइन थी वो थी मॉडर्न कल्चर डज नॉट मेक पीपल हैप्पी। जो आज का जो ज़माना है मॉडर्न कल्चर, वो लोगों को हैप्पी नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता आप देखेंगे,
मोरी कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी डज नॉट मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्फ, कि आज की सोसाइटी में चाहे आप हो चाहे मैं, हम अपने बारे में अच्छा कभी सोचते ही नहीं, बिकॉज हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में CBSE का रिज़ल्ट आया, ठीक है, आपके CBSE का रिज़ल्ट आया तो वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स के मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, वैसे आए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, लेकिन ज़्यादातर बैड मार्क्स आए हैं। तो वो एक से कंपेयर कर रहे हैं दूसरे को, जैसे कि प्रीवियस ईयर में अगर किसी के 94% थे तो अब की बार वो 84% आए। क्यों? क्योंकि OSM की चेकिंग हुई है तो फिर उसकी वजह से आए। तो ये अब कंपेयर कैसे हो सकता है? पिछली बार ट्रेडिशनल मेथड यूज़ होता था चेकिंग का और आज ये मेथड यूज़ हुआ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कम आएंगे। लेकिन पेरेंट्स को ये बात नहीं समझ आती, बिकॉज उनको ये चीज़ें नहीं पता। सो हम आज की मॉडर्न सोसाइटी में अपने बारे में कभी खुश होते ही नहीं हैं। सोसाइटी डज नॉट मेक हैप्पी फील गुड अबाउट देमसेल्फ। हम अपने बारे में कभी खुश नहीं होते, हम कंपेयर करते रहते हैं अदर्स के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सोसाइटी जज किसके बेसिस पे करती है अपने आप को, या फिर हमें मनी के बेसिस पे, हमारे पास पैसा है या नहीं, हमारे पास ब्यूटी है या नहीं, हमारे पास फेम है, करियर सक्सेस, सोशल स्टेटस, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सोसाइटी हमें जज करती है, ठीक है। ये क्रिएट करता है हमारे ऊपर प्रेशर, इनसिक्योरिटी, डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो मॉडर्न कल्चर डज नॉट मेक पीपल हैप्पी। ये आप समझ गए कि हम एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं, इसीलिए हम हैप्पी नहीं रहते हमेशा। पीपल फील दे आर नेवर गुड इनफ। वो हमेशा सोचते हैं कि वो कभी भी गुड थे ही नहीं। पर्सन में हैव ए गुड लाइफ। एक इंसान के पास अच्छी ज़िंदगी हो सकती है, बट दूसरों के देखने के बाद, वो उनकी सक्सेस को देखने के बाद, उनकी लग्जरी लाइफ को देखने के बाद वो अनहैप्पी और इनफीरियर फील करता है कि उनके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो अनहैप्पी और इनफीरियर फील करता है। नेक्स्ट जो लाइन थी वो थी सोसाइटी टीच द रॉन्ग वैल्यू। सोसाइटी हमें गलत वैल्यू सिखाती है। वो कैसे? अकॉर्डिंग टू मोरे सोसाइटी टीच पीपल रॉन्ग प्रायोरिटी। हमें गलत प्रायोरिटीज़ दिखाती है कि पहले हमें ये करना चाहिए, फिर ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। देखो, सोसाइटी टीच करती है, हमें क्या बताती है कि मटेरियल के पीछे भागो, पैसा ही सब कुछ है, लग्जरी लाइफ ही सब कुछ है। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। सोसाइटी हमें बताती है अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपकी बात सब सुनेंगे। आप कंपटीशन के ऊपर भागो, ग्रीड, लालची, सेल्फनेस, एक्सटर्नल अचीवमेंट्स आपकी सोसाइटी देखती है कि आपके कितने % मार्क्स आए, ठीक है। सोसाइटी इग्नोर क्या करती है? लव, कंपैशन, दूसरों की पेन को समझने की क्षमता, इमोशनल जो कनेक्शन होता है, इंसानियत, फॉरगिवनेस, केयरिंग रिलेशनशिप, इन सबको सोसाइटी इग्नोर करती है। पहले ये चीज़ें आती हैं, मटेरियलिज्म से बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो मोरी बिलीव करता है ह्यूमन लेसन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेल्थ और फेम से, तो सबको ये पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड लाइन थी इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है? तो इस बुक की जो मेजर जो थीम है वो क्या है कि रिलेशनशिप और जो रियल मीनिंग है लाइफ का वो बताना, रियल मीनिंग लाइफ का बताना, इस बुक की इम्पोर्टेंट जो थीम है वो है। तो मोरी रियलाइज़ करता है ये डीपली, बिकॉज वो एक तो इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, ALS से, तो वो अपनी डेथ के रियल है, डेथ के क्या है, क्लोज है, वो बिल्कुल डेथ उसके पास है, उसको पता है कि उसकी डेथ होने वाली है, ALS से वो सफ़र कर रहा है। तो जब उसके फाइनल डेज होते हैं वो क्या सोचता है कि ही डज़ नॉट केयर अबाउट मनी और फेम। वो फेम और मनी के बारे में नहीं सोचता, वो वैल्यू करता है किनकी? अपने फ्रेंड्स की, फैमिली, लव, इमोशनल सपोर्ट की। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब आप जाओगे ना तो आपके साथ पैसा नहीं जाएगा, फेम नहीं जाएगा, लेकिन आपकी जो इमोशनल सपोर्ट है वो रहेगा, लव भी रहेगा, फैमिली, फ्रेंड्स सब रहेंगे। लेकिन ये पैसा फेम तो कहीं काम नहीं आने वाला। एटलीस्ट ये बताता है वुमेन का कनेक्शन क्या है और रियल सोर्स क्या है आपकी हैप्पीनेस का। तो ये थर्ड लाइन होगी। फोर्थ लाइन है डोंट बाय इट, थिंक इंडिपेंडेंटली। ये जो फ्रेज़ है डोंट बाय इट, ये क्या बताता है? ये बताता है हमारी जो सोसाइटी के पहले के आइडियाज़ हैं उनको एक्सेप्ट मत करो ब्लाइंडली, ठीक है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो उस पर क्वेश्चन करो, क्यों हो रही है ये चीज़। अगर उसका आंसर आपको नहीं मिलता, यू आर नॉट एबल टू फाइंड आंसर, देन अब उस चीज़ को फॉलो मत करो। क्वेश्चंस दैट वैल्यूज प्रमोटेड बाय कल्चर, रिजेक्ट करो अनहेल्थी सोशल एक्सपेक्टेशंस को कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों कर रहे हो आप लोग? जब आपसे वो चीज़ होगी ही नहीं तो क्यों उसको ऐसा कर रहे हो कि मुझसे नहीं हो सकता? नहीं, ये किसी से नहीं हो सकता, अगर आपसे नहीं हो सकता तो। मोरी इनकरेज करता है लोगों को कि आप अपने आप के बारे में सोचो इंडिपेंडेंटली, सोसाइटी की बातों को ध्यान में मत रखो, अंडरस्टैंड करो क्या आपकी लाइफ में रियल में क्या मैटर करता है। वेल्थ मैटर करती है, या फिर लव मैटर करता है,
या फिर बात करें तो फेम मैटर करती है। आपकी लाइफ के अंदर क्या चीज़ मैटर करती है वो सोचो। आप अवॉइड करो, किसी के गुलामी मत बनो। मटेरियलिज्म के तो बिल्कुल भी मत बनो कि लग्जरी हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो इस पैसों के गुलाम मत बनो। लास्ट में कोई काम नहीं आने वाला ये पैसा वगैरह। क्रिएट योर ओन, तो ये कहता है कि मोरी कहता है, एडवाइस करता है लोगों को कि अपने खुद का कल्चर बनाओ, कि आप लव के, काइंडनेस, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, कंपैशन, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपना खुद का कल्चर बनाओ। सोसाइटी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपको क्या करना है। आपकी लाइफ इस तरीके से जीवो कि आप मीनिंगफुल वैल्यूज़ निकालो। फोकस करो कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है अंदर से, ठीक है। तो ये हाईली इंस्पिरेशनल बुक है। नाउ अब ये हमने सारी लाइंस पढ़ी, 5 टोटल लाइंस थी। देखो अभी लेट मी शो यू। तो यहाँ पे हमारा, एक बार मैं इसको मिटा देती हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन था इसके अंदर था, कमेंट ऑन द फॉलोइंग लाइंस ट्यूसडे विद मोरी। पहले हमने इस बुक का क्या करा, जो ऑथर था ऑथर के बारे में लिखा, फिर हमने इस बुक के बारे में लिखा, ठीक है। फिर द कल्चर वी डज नॉट मेक हैप्पी फील गुड अबाउट देमसेल्फ, पहले ये लाइन थी, ये हमने पढ़ी, ठीक है। कि मेटेरियलिज्म के पीछे मत भागो, हम गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू से, ये चीज़ हमने पढ़ी। फिर उसको ख़रीदो मत, अपना खुद का बनाओ, ये चीज़ भी पढ़ी। तो हमने टोटल 5 लाइंस पढ़ ली। अब उसके बाद इस जो बुक है इसकी रिलेवेंस क्या है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, तो ये लाइंस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है मॉडर्न टाइम्स में भी। क्यों? क्योंकि आज सोसाइटी कंपटीशन की है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, मटेरियलिज्म है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस है। क्यों है? देखो कंपटीशन तो हर एक फील्ड में, ठीक है, ये बात मानते हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर, आप लोगों की लाइफ देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर, आपको लगता है मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए थी, ठीक है। आप उनकी आज की लाइफ देख रहे हो, लेकिन जो उनके पीछे के बैकग्राउंड है उनको भी तो देखो। आप देख रहे हो कि वो चीज़ें जो दिखाना चाहते हैं उन्हीं को देख रहे हो, ये नहीं देख रहे जो वो दिखाना नहीं चाहते। आज वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं 2000 रुपये का, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या पता वो 2000 रुपये कहाँ से सेव किए हों तब खा रहे हों, कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं आपको दिखा दिया, लेकिन कैसे आए वो पैसे, कहाँ से आए ये आपको नहीं दिखा रहे। तो ऐसा मत करो, सबके पास कोई सारी चीज़ें नहीं होती। मटेरियलिज्म के पीछे मत भागो, पैसे और लग्जरी लाइफ से दूर रहोगे उतना अच्छा है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस मत रखो अपने ऊपर। ये चीज़ें हैं, बताती हैं कि क्या रिलेवेंस है आज के वर्ल्ड में। तो लोग क्या, आप अपने कपड़े पहने, ठीक है, आप क्या कहोगे आपके फ्रेंड को कि बताओ कैसे लग रहे हैं। अगर वो कह देगा अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको वो बोल देगा कि नहीं अच्छे नहीं लग रहे, तो आप अगर मिरर में जाके देखोगे ना, अच्छे तो नहीं सही कह रहा था वो, नहीं लग रहे अच्छे, तो आप यही सोचोगे। क्योंकि आपको क्या चाहिए, वैलिडेशन चाहिए दूसरे लोगों से, क्या रियली ये अच्छे लग रहे हैं। आपको खुद के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि आपने जो भी ये चॉइस की वो अच्छी है या नहीं, लेकिन आपको वैलिडेशन चाहिए। आप कंपेयर करते हो खुद को दूसरों के साथ, ठीक है। आपका रिजल्ट आया आज, आपको 8 SGPA आए, ठीक है, आप इंस्टेंटली कंपेयर करोगे आपको आपके फ्रेंड के साथ कि उसके कितने आए। अब डायरेक्टली पूछोगे, अपना रिजल्ट ध्यान से नहीं देखोगे बल्कि उसका देखने जाओगे कि कितने आए तेरे। आप लोनली फील करते हो और इमोशनल डिस्कनेक्टेड हो, इसलिए आप ये चीज़ें कर रहे हो। तो मोरी जो है, जो ऑथर है इस बुक का, उसका जो रियल मैसेज है वो ये है कि आप रिलेशनशिप्स की वैल्यू करो, वेल्थ के पीछे मत भागो। फोकस करो आपकी इनर जो हैप्पीनेस है वो कहाँ से आती है, मेंटल पीस पे, ठीक है। अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जियो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिच, एंड मिच एल्बम जो नरेटर है वो इन्फ्लुएंस है मोरी की टीचिंग से, ठीक है। बिगिनिंग के अंदर जो मिच था वो सोचता था करियर के बारे में, मनी के बारे में कि कैसे काम करना है, लेकिन जब वो मोरी अपनी प्रोफेसर से मिला उसके बाद उसको समझ आया कि इम्पोर्टेंस क्या है लव की और रिलेशनशिप्स की। फिर उसने अपना लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज किया और वो इमोशनली अवेयर बन गया। तो ये बुक पढ़ने से पहले था मिच, और ये बुक पढ़ने के बाद बन गया। तो इसीलिए मोरी की टीचिंग्स मिच को ट्रांसफ़र करती है कम्प्लीटली, यहाँ से यहाँ आया वो, ठीक है। तो ये लाइंस रिफ्लेक्ट हुई हैं थीम्स में, और ये लाइंस से हाईलाइट करती हैं इम्पोर्टेंट क्या है इस बुक की। तो मेजर थीम्स ही कि मटेरियलिज्म और ह्यूमैनिटी में क्या होती हैं, कि आप लग्जरी लाइफ के पीछे मत भागो, इंसानियत रखो, इंपॉर्टेंस क्या है रिलेशनशिप की, रियल मीनिंग क्या है लाइफ का, इंडिविजुअल की फ्रीडम क्या है, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये जो मेन थीम थी बुक की, ठीक है। ये कंक्लूजन, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन। नाउ हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी थी वो थी पैथर पंचाले की, हमने देखा था, जिसमें बंगाल के अंदर एक पुअर फैमिली थी, ठीक है, उसके बारे में अब डिटेल में बात करेंगे। डू यू एग्री दैट पैथर पंचाली हाईलाइट्स द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ इन रूरल बंगाल।
ये क्या करती है, पैतर पंचाली हाईलाइट करती है, हमें बताती है कि हार्श रियलिटी की क्या है लाइफ अगर बंगाल में आप रह रहे हो और रूरल बैकग्राउंड से हो तो वो। यस, हम एग्री करते हैं इस बात से कि ये बताती है, क्लियरली हाईलाइट करती है हार्श रियलिटी क्या है लाइफ की इन रूरल बंगाल। ये जो नोवेल है हमें बताती है पॉवर्टी के बारे में, हंगर के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रॉब्लम्स, ह्यूमन सफरिंग इन रियलिस्टिक मैनर। पॉवर्टी क्या है, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल की प्रॉब्लम्स और जो ह्यूमन सफरिंग कर रहे हैं रियलिटी के अंदर, वो ये नोवेल हमें बताती है। किसकी लाइफ से, ओप्पू की लाइफ से बताती है और उसकी फैमिली। और ऑथर शो करता है कि क्या स्ट्रगल है जो कि पुअर फैमिली फेस करती है। जो मेजर रियलिटी है वो इस नोवेल में बताई गई है पॉवर्टी, जो कि बहुत गरीब फैमिली थी रूरल के वहाँ पे बंगाल के अंदर। हरिहर जो कि ओप्पू का फादर था, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये अप्पू नहीं है ओप्पू है। हरिहर ओप्पू का फादर था, बहुत हार्डली काम करता था और बहुत कम पैसा कमाता था, मतलब हार्ड वर्क करता था ज़्यादा लेकिन पैसा कम मिलता था। द फैमिली ऑफन सफ़र लैक ऑफ फूड, वहाँ पे उनको खाने को लिए फूड नहीं था, क्लोथ्स नहीं थे और वो अपनी बेसिक जो नीड्स होते हैं उनको भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। सरबाजय जो कि ओप्पू की मम्मी थी, देखो हरिहर उसका पापा था ओप्पू का और सरबाजय ओप्पू की मम्मी थी, जो कि हमेशा चिंता में रहती थी कि कैसे हाउस होल्ड है जो हमारी घर है उसको मैनेज करें, घर के खर्चों को मैनेज करें। ये बताती हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आती थी रूरल फैमिलीज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा पुअर थी, पुअर रूरल फैमिलीज़ में। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, तो उनके पास पैसा कम था इसलिए ना तो वो खाना खा पा रही थी, ना उनके पास अच्छे कपड़े थे और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स होती है एजुकेशन वगैरह उनको अफोर्ड कर पाए। एक और हार्श रियलिटी यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि हंगर तो थी ही उसके पॉवर्टी में तो यहाँ पे बात की गई है गरीबी की, तो उसके साथ साथ ये हमेशा भूखे भी रहते थे, हंगर और डिप्राइवेशन की भी बात की गई है यहाँ पे। तो दुर्गा यहाँ पे है एक, जो समटाइम्स स्टील्स फ्रूट फ्रॉम नेबर बिकॉज द फैमिली कैन नॉट अफोर्ड दैम। दुर्गा कई बार क्या होता था, ये उसकी बहन होगी आई थिंक, वो जो पड़ोसी होते हैं पड़ोसियों से जो फ्रूट्स हैं उनके वहाँ से चुरा के ले आती थी, बिकॉज इनकी फैमिली तो अफोर्ड नहीं कर सकती और उसको वो खाने होते थे तो वो चुरा के लेके आते थे एंड खाते थे उनको। तो चिल्ड्रंस जो हैं वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे कंफर्टेबल चाइल्डहुड, बिकॉज उनके यहाँ पॉवर्टी थी, उनको खाना एक तो खाना नहीं मिल रहा था तो फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे, तो इसलिए ये पॉवर्टी की वजह से ये अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। उनकी जो पुअर लिविंग कंडीशंस हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं सफरिंग की, विलेज लाइफ में क्या क्या सफरिंग्स आती हैं, अगर कोई पुअर फैमिली है तो वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि फेस करती हैं। वैसे ये जो स्टोरी है इसमें आपको जब सिर्फ नाम याद रखने फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो आई थिंक। ये नोवेल ऑल्सो शोज इलनेस और डेथ, ये हमें बीमारी के बारे में बताती है, डेथ के बारे में बताती है कि पैसा नहीं है तो बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, दुर्गा को एक बार बीमारी हो जाती है बिकॉज ऑफ बैड वेदर एंड लैक ऑफ प्रॉपर मेडिसिन ट्रीटमेंट, तो उसकी डेथ हो जाती है, जिससे एक ट्रेजिक मोमेंट आती है इस नोवेल के अंदर। ठीक है, दुर्गा को की डेथ होती है बिकॉज वहाँ पे बैड वेदर था और उसको प्रॉपर मेडिसिन्स नहीं मिलती, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सबसे घटिया मोमेंट थी इस नोवेल के अंदर। ये नोवेल हाईलाइट करती है कि रूरल जो एरियाज़ होते हैं, गांव वगैरह होते हैं, वहाँ पे पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से दुर्गा को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिला। यहाँ पे हमें बताया गया है सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस क्या होती है। ठीक है, गांव के लोग उनको अपना पार्ट नहीं मानते बिकॉज दे आर पुअर। यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो कि है इंद्रिन ठक्कुर, यहाँ पे कोई ओल्ड आंटी है उसका कैरेक्टर है। सी इज़ निगलेक्टेड एंड इंसल्टेड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड ओल्ड एज। एक तो वो जो ये कैरेक्टर है, एक तो ये पॉवर्टी थी और ओल्ड एज की थी, तो इसको भी बहुत बार इंसल्ट किया जाता था। ये बताती है कि कैसे सोसाइटी के अंदर कंपेंशन की लैक है, मतलब सोसाइटी के अंदर लोग एक दूसरे का पेन क्यों नहीं समझ पा रहे, तो ये इस चीज़ को बताती है। एट द सेम टाइम ये नोवेल ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करती है कि नेचर के बारे में, विलेज लाइफ के बारे में, वुमेन इमोशंस के बारे में। ये सफ़र कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक होप के साथ, करेज के साथ जीते रहते हैं कि कभी तो हमारी ये पॉवर्टी जाएगी। फिर उसके बाद ये जो पाथर पंचाले हैं, रियलिस्टिक पोर्ट्रे हैं जो कि पेनफुल और डिफ़िकल्टी रियलिटी बताते हैं रूरल लाइफ की थ्रू पॉवर्टी, हंगर, इलनेस, इमोशनल स्ट्रगल्स के थ्रू। तो ये हमारी सेकंड जो स्टोरी थी वो सारी ये थी, इसमें ये कैरेक्टर्स थे और ये ऑथर था, सब कुछ हमने बता दिया।
ठीक है। नाउ सॉरी, तो अभी बात करते हैं कि रिलेशनशिप दुर्गा और जो ये ठाकुर थी इसके बीच में क्या रिलेशनशिप था। वैसे तो दुर्गा की डेथ हो चुकी थी, लेकिन ये दोनों पहले कभी मिले होंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप था। तो देखो, दुर्गा और जो इंदिर ठाकुर थी ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल और टचिंग रिलेशनशिप थी पैथर पंचाल में। उनका बॉन्ड किसके ऊपर बेस्ड था? लव पे, केयर पे, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सपोर्ट के ऊपर। इंदिर जो थंकुर थी वो ओल्ड थी और पुअर रिलेटिव थी, जो कि कभी कभी आती थी और इंसल्ट की जाती थी बाई सर पाजिया, दुर्गा की मम्मी को। एंड हावेवर दुर्गा शो करती थी काइंडनेस, अफेक्शन टुवार्ड्स हर। देखो, ये जो बूढ़ी थी ये इसके पापा को और दुर्गा की मम्मी को इंसल्ट करते थी। क्यों? क्योंकि ये गरीब थे। लेकिन दुर्गा इसको कुछ नहीं बोलती थी, वो फिर भी काइंड शो होती थी और अफेक्शन टुवार्ड्स हर। सी फील सिंपैथी फॉर ओल्ड वुमेन, स्पेंड्स टाइम विद हर। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और वहाँ पे क्या करते हैं वो जो ओल्ड वुमेन थी तो उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, सिंपैथी शो करती थी। दुर्गा अपना खाना भी शेयर करती थी और उसकी स्टोरीज सुनती थी खुशी खुशी। ठीक है। बोथ दुर्गा और इंदिर ठाकुर सफ़र कर रहे थे लोनलीनेस से और पॉवर्टी से। दोनों गरीब थी और दोनों लोनलीनेस मतलब अकेलेपन से, जो कि उनको इमोशनली एक दूसरे के पास लेके आता है। दुर्गा देखती है इंदिर को नॉट एज बर्डन, वो उस बूढ़ी को बर्डन के रूप से नहीं देखती बट एक लविंग कंपेनियन के रूप से देखती है। इंदिर भी दुर्गा को डीपली ट्रीट करती है और उसको अपनी ग्रैंड डॉटर मानती है। ठीक है। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप थी। उनकी जो रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट करती है इनोसेंस को, इंसानियत को, इमोशनल कलेक्शन को, मिडल ऑफ पॉवर्टी हार्डशिप के बीच में। ये सीन है जो कि वार्मथ और इमोशनल डिप ऐड करता है नोवेल के अंदर, कि इमोशंस भी होते हैं सोसाइटी के अंदर। जब इंदिर ठाकुर की डेथ हो जाती है दुर्गा को बहुत बुरा लगता है और इसकी डेथ एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है दुर्गा के ऊपर और जो रीडर है उसके ऊपर। उनकी रिलेशनशिप शो करती है कि इम्पोर्टेंस क्या है लव की और कंपैशन की ह्यूमन लाइफ के अंदर। दस द बॉन्ड बिटवीन दुर्गा और इंदिर ठाकुर जो कि प्योर था, इमोशनल था और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एस्पेक्ट था इस नॉवल का। तो ये बॉन्ड था दुर्गा और उस ठाकुर के बीच में। अभी यहाँ पे है नेक्स्ट स्टोरी जो कि है वाइज और अदरवाइज। इस पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो सुधा मूर्ति की ये स्टोरी है वाइज एंड अदरवाइज टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फेयर काइंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स अदर। मतलब ये हमें किसकी इम्पोर्टेंस बताती है? ये हमें इम्पोर्टेंस बताती है बीइंग फेयर काइंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स अदर, दूसरों लोगों के तरफ से ऑनेस्ट रहना, काइंड रहना, फेयर रहना। ये रियल लाइफ इंसिडेंट शो करती हैं। ये जो सुधा मूर्ति थी शो करती हैं दैट पीपल शुड ट्रीट एवरीवन इक्वल। लोगों को हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए ह्यूमैनिटी पे, रिगार्डलेस चाहे उनके पास कितना पैसा हो या ना हो, चाहे वो कैसे भी हों, उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज हैं इस बुक में जो कि हाईलाइट करते हैं कि कैसे अनफेयर बिहेवियर हर्ट करता है लोगों को इमोशनली, कि आप एक को ऊपर मार रहे हो नीचे। तो ये जो अनफेयर बिहेवियर है ये हर्ट करता है लोगों को इमोशनली। तो जो सुधा मूर्ति थी वो बिलीव करती थी फेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझो और उनकी हेल्प करो सिंसियरली, अच्छे तरीके से, और उनको जज मत करो उनके ऊपर, मतलब पैसे के ऊपर, स्टेटस और अपीयरेंस के बेसिस पे उनको जज मत करो कि कौन कैसा दिखता है, क्या उनका स्टेटस है सोसाइटी के अंदर, कितना उनके पास पैसा है, इसके ऊपर आप उनको जज मत करो। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जहाँ पे पुअर और सिंपल पीपल शो मोर ऑनेस्ट और काइंडनेस देन रिच पीपल। कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे गरीब और जो सिंपल लोग होते हैं उनको ऑनेस्टी दिखाया जाता है, काइंडनेस दिखाया जाता है, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनको नहीं दिखाया जाता। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पे एजुकेटेड और वेल्थी इंडिविजुअल्स को सेल्फिश बिहेव करते हैं, अनफेयरली बिहेव करते हैं। ठीक है। तो ये जो है इसके अगेंस्ट है ये राइटर। सुधा मूर्ति एम्फसाइज करती है दैट पीपल शुड बी कंपेंसेंट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वर्कर्स, सर्वेंट, विलेजर्स, एल्डर पीपल। मतलब सुधा मूर्ति कहती है कि जो जिसके भी घर में या फिर जो भी लोग वर्कर हैं, सर्वेंट्स हैं, नौकर वगैरह काम करते, विलेजर्स हैं और एल्डर पीपल हैं, तो उनके पेन को हमें समझना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट के अगर हम फेयर ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा, इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होगा, लव एंड हारमोनी आएगी सोसाइटी के अंदर। इसीलिए वाइज और अदरवाइज एक इम्पोर्टेंट और मोरल लेसन देती है कि बीइंग फेयर टू अदर्स एज ए साइन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते, गुड कैरेक्टर के नाते आपको दूसरे की तरफ फेयर होना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद है व्हाट आर द सम सिग्निफिकेंट लेसन्स अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस दैट मोरी इम्पार्ट्स टू मिच ऑन ट्यूसडे विद मोरी। ये पहले वाली स्टोरी है, उसके कुछ लेसन्स हमें यहाँ पे देखने हैं। तो सबसे पहले ट्यूसडे को मोरी आता था अपने टीचर के पास, यहाँ पे ट्यूसडे को इसका स्टूडेंट आता था यहाँ पे, तो ये बताता था उसको इम्पोर्टेंट लेसन्स अबाउट ह्यूमन की लाइफ और एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये जो रियल किसके बारे में होते थे, हैप्पीनेस, लव और रिलेशनशिप और डेथ के बारे में होते थे। सबसे पहला जो लेसन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लव और रिलेशनशिप। मोरी अपने स्टूडेंट को बताता है कि कैसे लव और ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के। मोरी के अकॉर्डिंग मनी और सक्सेस कैन नॉट गिव रियल हैप्पीनेस। मनी और सक्सेस आपको कभी भी जो रियल खुशी है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, जो कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और जो इमोशनल कनेक्शन बनाता है। तो ये बताता है कि लव और रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरा, एक्सेप्ट डेथ टू अंडरस्टैंड लाइफ। मोरी अपने स्टूडेंट को बोलता है कि लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए डेथ, क्योंकि ये एक नेचुरल पार्ट है लाइफ का। ये कभी ना कभी तो होनी है आपकी डेथ, तो अब अगर आपका बर्थ हुआ है तो डेथ भी होगी, तो ये नेचुरल पार्ट है, इसीलिए आपको एक्सेप्ट करना चाहिए डेथ को हैप्पीली। मैंने पर्सन अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ टेम्परेरी। जब आपको समझ आता है कि आपकी लाइफ जो है वो टेम्परेरी है, तो दे बिगेन टू वैल्यू एवरी मोमेंट डीपली। तो फिर आप अपनी लाइफ की हर एक जो मोमेंट है उसको वैल्यू करोगे। ठीक है, दिस लेसन चेंज करता है मिस थिंकिंग अबाउट लाइफ। तो ये दूसरा लेसन था। उसके बाद है डू नॉट फॉलो मेटेरियलिस्टिक कल्चर ब्लाइंडली। मेटेरियलिस्टिक कल्चर कौन सा होता है, जो कि लग्जरी और हमारे जो कि पैसे से पीछे भागता है, उसी को बोलते हैं। तो मोरी क्रिटिसाइज़ करता है, मोरी मॉडर्न जो सोसाइटी है उसको क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो हमेशा फोकस करती है मनी के ऊपर, फेम के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर। लेकिन वो अपने स्टूडेंट को एडवाइस करता है कि तुम अपनी जो वैल्यू है वो किसके ऊपर बनाओगे, काइंडनेस के ऊपर, ऑनेस्ट रहोगे, हमेशा दूसरे के पेन को समझोगे, सोसाइटी को फॉलो मत करो, मत जाओ पैसों के पीछे, मत जाओ फेम के पीछे और कंपटीशन के पीछे मत भागो। ठीक है, तो कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तो 3 लेसन्स तो हमने देख लिए कि लव की और रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस क्या है। अपनी एक्सेप्ट को, जो डेथ है उसको एक्सेप्ट करो बिकॉज इट्स ए नेचुरल पार्ट, एंड फॉलो मत करो मटेरियलिस्टिक कल्चर को, कंपटीशन, फेम, मनी के पीछे मत भागो। इसके बदले में आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, कंपैशन दिखाना चाहिए दूसरों लोगों की तरफ। नाउ द नेक्स्ट लेसन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन और ह्यूमैनिटी। इंसानियत और दयालुता की क्या है। तो मोरी जो है वो बताता है कि पीपल शुड केयर वन अनदर, सो एम्पैथी टुवर्ड्स अदर। मतलब एक इंसान को दूसरे की केयर होनी चाहिए, ठीक है, हेल्प करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए और गिव उनको ट्रू सेटिस्फेक्शन मिलता है और पीस मिलता है इस चीज़ से। अगर आप आपकी फ्रेंड की बात समझते हो, जब वो कुछ कहना चाहता है आप उसको सुनते हो, तो ये क्या शो करता है, कंपैशन शो करता है, ह्यूमैनिटी शो करती है, तो इसकी भी इम्पोर्टेंस है। ये नेक्स्ट लेसन था। फिर है लिव लाइफ फुली। वो जो मोरे था उसका जो टीचर था, प्रोफेसर, वो एक बीमारी से यहाँ पे था ग्रस्त, हम बोल सकते हैं डिसीज से, तो ALS नाम की बीमारी से, जो कि बहुत घातक है। मोरे फिर भी इंजॉय करता था कन्वर्जेशन को, उसकी मेमोरीज़ को, म्यूजिक को, रिलेशनशिप को। वो नहीं सोचता था बार बार कि मुझे ये बीमारी कभी मेरी डेथ हो सकती है, बिकॉज वो उसको पता था कि डेथ नेचुरल पार्ट है, कभी तो कभी होनी, लाइफ एक टेम्परेरी है। तो वो मित्र को भी यही समझाता है कि छोटी से छोटी खुशी को अप्रिसिएट करो और अपनी लाइफ को मीनिंगफुली जियो। ये 5 लेसन्स हैं जो कि हमें स्टोरी से पता चलता है। सबसे पहला कि इम्पोर्टेंस क्या है लव की और रिलेशनशिप की। दूसरा, डेथ को एक्सेप्ट करो और अंडरस्टैंड करो लाइफ को, बिकॉज लाइफ एक टेम्परेरी है। डू नॉट फॉलो मटेरियलिस्टिक कल्चर ब्लाइंडली। इम्पोर्टेंस क्या है कंपैशन और ह्यूमैनिटी की। लिव लाइफ फुली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मोरी है, जो हमारा टीचर हम मान सकते हैं, वो वैल्यूएबल लेसन देता है अबाउट लव, डेथ, ह्यूमैनिटी, रिलेशनशिप और पर्पज़ क्या होना चाहिए लाइफ का। उसकी टीचिंग्स है जो कि मिट को ट्रांसफर करती है और हेल्प करती है उसको समझने में कि ट्रू जो मीनिंग है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का वो क्या है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्रिटिकली कमेंट करो नैरेटिव स्टाइल पे स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूसडे विद म्यूरी की। इसमें हमें जो चीज़ें मिली हैं वो कैसे सिंपल तरीके से लिखें। तो ये जो बुक है ये बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी है, इमोशनल है और यहाँ पे कन्वर्जेशन स्टाइल में कि पहले वो मोरी बोल रहा है, फिर उसका जो स्टूडेंट बोल रहा है, देन वो बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है, देन वो। ठीक है, तो ये पर्सनल और रियलिस्टिक हमें दिखाता है, तो रीडर्स कैन ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं अपने इमोशंस के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है नैरेटिव के स्टाइल में। तो ये जो बुक है ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है,
इसीलिए रीडर आराम से समझ सकता है कि जो स्टूडेंट है उसके थॉट्स क्या थे और वो डायरेक्टली क्या फील कर रहा था। दूसरा, इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और समझने में आसानी है। जो मोस्ट ऑफ द स्टोरी है जो कि कन्वर्जेशन फॉर्मेट में लिखी हुई है, पहले जो स्टूडेंट बोल रहा है, देन प्रोफेसर बोल रहा है, देन स्टूडेंट, देन प्रोफेसर, तो हमें समझ आता है, हम कन्वर्जेशन को पढ़ते हैं। इस बुक की जो टोन है वो इमोशनल है, इंस्पिरेशनल है, साइकोलॉजिकल है, तो हमें कोई डर नहीं लगता इस बुक को पढ़ते टाइम पे। ऑथर एक्सप्लेन करता है डीप लेसन्स क्या है लाइफ की, जो कि ईजी और नेचुरल मैनर के अंदर वो इस बुक को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। इसके अंदर वो अपने रियल लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं उनको शो करता है। अब इस बुक का नेचर हमने देख लिया, नैरेटिव स्टाइल का। अब है स्ट्रक्चर क्या है। तो इस बुक में यूनिक है ये बुक बिकॉज ये डिवाइड करती है ट्यूसडे विद मीटिंग्स को मिच और मोरे के अकॉर्डिंग। पहली ट्यूसडे, देन सेकंड ट्यूसडे, हर एक ट्यूसडे पे एक टॉपिक होता था। ईच ट्यूसडे फोकस करता था एक टॉपिक पे। लाइक फर्स्ट ट्यूसडे को जब वो मिले तो लव के बारे में बात करें, देन दूसरे ट्यूसडे को फैमिली, देन एजिंग, देन डेथ, देन फॉरगिवनेस एंड देन हैप्पीनेस। तो इतने ट्यूसडे को वो मिले थे और उनके बारे में बात करते हैं। एज स्टोरी प्रोग्रेस करती रहती है, मोरी की जो हेल्थ है वो वीक होती रहती है और जो इंक्रीज़ करती है इमोशनल इम्पैक्ट रीडर के ऊपर। द ऑथर फ्लैशबैक्स भी यूज़ करता है मिच की जो कॉलेज लाइफ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए और रिलेशनशिप मोरी को डिस्क्राइब करने के लिए कि कॉलेज में मिच और जो उसका कॉलेज प्रोफेसर है वो कैसे थे, कैसे रहते थे दोनों। तो ओवरऑल जो हम बात करें, नैरेटिव स्टाइल और स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। कन्वर्जेशन स्टाइल में है ये स्टोरी और इमोशनल है, ऑर्गेनाइज्ड है। हर एक ट्यूसडे को मिलते थे तो हर एक ट्यूसडे को एक टॉपिक होता था। बुक टचिंग है, इंस्पिरेशनल, ईजी टू अंडरस्टैंड है। तो ये सारी नैरेटिव स्टाइल थी। अब है बेस्ड ऑन गिवन लाइन्स क्रिटिकली कमेंट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर इन ओप्पू एंड दुर्गा चाइल्डहुड। ओप्पू और दुर्गा के चाइल्डहुड में जो नेचर है उसका क्या सिग्निफिकेंस था वो बताना है। तो ये जो हमारी लाइन्स है इसके ऊपर ये क्वेश्चन में गिवन होंगी लाइन्स। डे बाई डे एज द ईयर्स ऑफ हिज चाइल्डहुड पास, ओप्पू हैड वॉक्ड विद नेचर। When one season went, another came. The trees, sky, wind, the singing of birds told him about it. He loved them all as if they were his brothers and sisters, and he could not imagine life without them. Ever since he was born, nature's vast and lovely canvas has been spread before his eyes. फ्रॉम पैथर पंचाली। तो ये लाइन्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, ये भी गिवन होगा, तो आपको अब आंसर देखते हैं। ये लाइन्स हमें बताती हैं कि डीप कनेक्शन ओप्पू और कल्चर के बीच में, ओप्पू और नेचर के बीच में। जैसे जैसे ओप्पू बड़ा होता गया वैसे वैसे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है रेगुलर उनको देखता गया, जहाँ पे ट्रीज़, बर्ड्स, विंड चेंज होते गए सीजन्स के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन सीज़न वेंट अनदर सीज़न कम। तो जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने देखा कि एक सीज़न जाता है तो दूसरा आता है, और ये सीजन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ के। नेचर इज़ नॉट ओनली अबाउट हिम बट ऑल्सो इमोशनल कनेक्टेड था इससे, नेचर से। ये लाइन डिस्क्राइब करती है कैसे ओप्पू अंडरस्टैंड करता है चेंजेस ऑफ सीजन्स थ्रू नेचर इटसेल्फ। ठीक है। द ट्री, स्काई, बर्ड सीम्स टू स्पीक हिम। उनको लगता है कि जो ये ट्री, पेड़, जो आसमान है, बर्ड से ही कुछ बोलना चाहती हैं। ये शो करता है क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड लव फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन एंड लव शो करता है। इसको नेचर से बहुत अटैच्ड फील होता है एंड वो कंसिडर करता है उसको अपना भाई और बहन, जैसे पेड़ को अपना भाई बना लिया, बहन बना लिया, ऐसे। दुर्गा भी कुछ ऐसा ही सिमिलर रिलेशनशिप शो करती है नेचर के साथ। वो इंजॉय करती है अपने खेतों को, कलेक्ट करती है फ्रूट्स, स्पेंड टाइम करती है आउटडोर्स के साथ। नेचर दोनों को, अप्पू और दुर्गा को, हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, फ्रीडम डिस्पाइट, चाहे वो कितने भी पुअर हो, लेकिन इन दोनों नेचर से इन दोनों को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। तो ये हमारी नेचर की लाइन से, इनको हमने एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल। नाउ नेचर का क्या सिग्निफिकेंस है उनके चाइल्डहुड में। नेचर उनको एक तो जॉयफुल और एडवेंचरियस बनाता है, बिकॉज एक तो वहाँ पे वो पोवर्टी है, वो गरीब लोग हैं बेचारे, उनके पास कुछ है नहीं, तो नेचर से ही उनको हैप्पीनेस मिलती है, तो जॉयफुल हो गया। ये इमेजिनेशन और इमोशनल सेंसिटिव उनके अंदर क्रिएट करता है। नेचर एक्ट करता है सोर्स ऑफ कंफर्ट और नेचर एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड ब्यूटी। नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि रूरल जो लाइफ है वो कितनी सिंपल होती है। उसके बाद है इसी टाइम पे नेचर की एक हार्ड साइड भी है कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, बैड वेदर भी होता है, जिससे एक बार बैड वेदर हुआ तो दुर्गा की डेथ भी हो गई थी, क्योंकि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिला और बैड वेदर भी था। स्पेशली दुर्गा की लाइफ में नेचर इस नॉवल में ब्यूटीफुल भी है और पावरफुल भी है। ब्यूटीफुल वो उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है, पावरफुल उसने उसकी डेथ कर दी थी। कंक्लूजन, ये लाइंस बताती हैं
कि कैसे क्लोज बॉन्ड है नेचर और चाइल्डहुड के बीच में। तो नेचर सेव करता है चाइल्डहुड को, उसके इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को अपू और दुर्गा के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है इस बुक के, पैथर पंचाली के, नॉवल के। अब है क्रिटिकली कमेंट करना है ऑन द टाइटल ऑफ पैथर पंचाल। पैथर जो पंचाल है ये नोवेल है हमारा, इस नोवेल का टाइटल क्या है, वो है सॉन्ग ऑफ द रोड। तो इसको कमेंट करना है कि क्यों ये टाइटल लिया गया था। तो वेरी सूटेबल और मीनिंगफुल टाइटल है, जिसका मतलब है सॉन्ग ऑफ द रोड। द पैथर पंचाली का मतलब है सॉन्ग ऑफ द रोड। टाइटल रिफ्लेक्ट करता है जर्नी, स्ट्रगल्स, एक्सपीरियंसेस ह्यूमन लाइफ के, जो कि इस नोवेल में बताए भी गए हैं। जो रोड है ये बताता है, यहाँ पे रोड का यूज़ हुआ है, तो रोड सिंपसाइज करता है कि जर्नी ऑफ लाइफ, यहाँ से चाइल्डहुड से लेके जब वो बड़े हुए अडल्टहुड में आई तो वहाँ तक की उनकी जर्नी कैसी थी। इसमें अप्पू और दुर्गा अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं विलेज को एक्सप्लोर करते टाइम पे, रोड, फील्ड्स, नेचर, वो नेचर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो ये रोड क्या है, सिंबल है क्यूरियोसिटी का, ड्रीम्स का, फ्रीडम्स का, होप फॉर बेटर फ्यूचर। क्या पता उनको फ्यूचर उनका अच्छा हो, तो उसके लिए होप है एक, ठीक है। तो ये इसलिए रोड का यूज़ हुआ है। द टाइटल ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है कि क्या कंटिन्यूस स्ट्रगल है पुअर रूरल फैमिलीज़ का। ओप्पू की जो फैमिली थी वो पॉवर्टी से गुजर रही थी, हंगर थी, सफरिंग थी, और साथ साथ अनसर्टेनिटी थ्रू आउट द लाइफ, कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। इसीलिए रोड जो होता है, रोड के अंदर देखो साफ़ सुथरा रोड होता है, फिर एकदम से ऐसा गड्ढा वाला रोड आएगा कि कब क्या हो जाए, एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपको पता नहीं होता। तो इसीलिए बोलते हैं सॉन्ग ऑफ द रोड, ठीक है। गाते गाते गाना गाते गाते रोड पे चलो तो पता चलेगा क्या रियलिटी है लाइफ की। यहाँ पे सॉन्ग जो ऐड किया गया है वो ब्यूटी और इमोशंस को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे पुअर्टी और पेन के साथ वो सॉन्ग ऐड किया गया है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ब्यूटी नेचर की क्या है, इनोसेंस क्या है चाइल्डहुड की, और सिंपल विलेज लाइफ कैसी होती है। टाइटल की इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तो ये लाइफ की जर्नी और स्ट्रगल्स को दिखाता है, ये होप और चेंज और मूवमेंट को दिखाता है एज ए रोड जो वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अप्पू और दुर्गा की चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर करता है नेचर के साथ। फिर उसके बाद ये सॉन्ग है, ये इमोशनल और पोएटिक ब्यूटी प्रोवाइड करता है नोवेल को। इसीलिए जो टाइटल पैथर पंचाले थे वो परफेक्टली कैप्चर करता है थीम की, इसकी लाइफ के बारे में, स्ट्रगल, नेचर, ह्यूमन के इमोशंस के बारे में। तो ये अब तो ये मुझे भी बिल्कुल याद हो चुकी है ये बुक, कोई भी क्वेश्चन पूछो आई कैन आंसर। सो आई थिंक आपको भी हो गई हुई, 3 जो पोएम्स है वो डेफिनेटली आपको याद करनी है, ठीक है। तो नाउ अब ये क्वेश्चन है, हमें ये भी करना है कि रोल क्या होता है टीचर का। पहली वाली ये वो है पोएम जो कि ट्यूसडे विद मोरे थी, ठीक है भाई, ये टुडे व्हेन आई स्टैंड ऑन डाइज एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली और फेस एनी डिफिकल्टी इन लाइफ आई थिंक ऑफ माई टीचर। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ कॉन्फिडेंटली या फिर कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करती हूँ तो मैं किसके बारे में सोचती हूँ, मेरे टीचर के बारे में। क्यों? तो ये जो लाइन्स थी ये मूर्ति ने दी थी, तो ये बता दी कि क्या रोल है टीचर का, आप ये बताओ, ठीक है। वाइज और अदरवाइज बुक में दी थी। तो ये लाइन्स सुधे मूर्ति बताती है कि ये डीप रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स किसके, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हर टीचर, अपने टीचर के ऊपर। ये बिलीव करती है कि कोई टीचर होता है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट के पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर को सेव करने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये लाइन शो करती है कि टीचर जो कौन होता है, वो ट्रू जो असली टीचर वो होता है जो कि आपको आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है, कॉन्फिडेंस, करेज, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी के बारे में, सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं देता, ठीक है। तो इसीलिए रोल क्या होता है टीचर का, एक तो टीचर हेल्प करता है स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करने में और विजडम प्रोवाइड करने में। टीचर स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव को बिल्ड करता है। टीचर गाइड करता है स्टूडेंट को जब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते हैं। टीचर इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को कि आप बेटर ह्यूमन बीइंग बनो। गुड टीचर हमेशा लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालता है स्टूडेंट की लाइफ में। तो वाइज और अदरवाइज जो स्टोरी थी इसमें टीचर की जो वो है इम्पोर्टेंस, वो मेंटर की तरह है जो कि आपका माइंड और कैरेक्टर दोनों को स्टूडेंट की शेप करती हैं। ये लाइन शो करती हैं कि कैसे इमोशनल बॉन्ड है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कि सक्सेस और कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड है। इसीलिए कंक्लूजन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सुधा मूर्ति, रोल जो टीचर का वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ह्यूमन की लाइफ में। टीचर सिर्फ एजुकेट नहीं करता आपको, वो इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है, गाइड भी करता है थ्रू आउट द लाइफ। वो आपको लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है और आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, सक्सेस के लिए आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हमारी ये भी हो गया कंप्लीट।
तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू राइटर्स यूज़ मेमोरी और पर्सनल एक्सपीरियंस टू क्रिएट पावरफुल लिटरेरी एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ। मतलब राइटर्स जो लिखने वाले हैं इनको नॉवेल्स को, वो कैसे अपनी मेमोरी और पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक पावरफुल नॉवल बनाते हैं। ठीक है, तो राइटर्स यूज़ करते हैं मेमोरी के और पर्सनल एक्सपीरियंसिस को एक रियलिस्टिक, इमोशनल और मीनिंगफुल नॉवल बनाने के लिए। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑथर को हेल्प करते हैं उनके इमोशंस, स्ट्रगल, रिलेशनशिप, लाइफ लेसन्स को पावरफुल वे में समझ जाने के लिए। ये प्रिस्क्राइब टेस्ट कहाँ से लिया गया है? ये ट्यूसडे विद मेमोरी से लिया गया है, जो कि वाइज और अदरवाइज में। तो राइटर यहाँ दोनों पोएम्स में क्या शो करते हैं? अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस, और जो कि ट्रूथ बताता है लाइफ का और सोसाइटी का। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूसडे विद मेमोरी की बात करेंगे, फिर वाइज अदरवाइज की बात करेंगे। ट्यूसडे विद मेमोरी में जो मिच एल्बम है, राइटर वो अपनी मेमोरीज यूज़ करता है अपने ओल्ड प्रोफेसर के साथ। ठीक है, तो ये अपनी मेमोरी यूज़ करता है। और यहाँ पे जो वाइज अदरवाइज में ये सुधा मूर्ति अपने रियल के लाइफ के एक्सपीरियंसेस के शेयर करती है लाइफ और सोशल वर्क के साथ। तो जो पहली वाली स्टोरी थी वो बेस्ड है किसके ऊपर? जब उसका जो टीचर था वो ALS से सफ़र कर रहा था, तब उसकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस थी वो क्या थी? डेथ के रिलेटेड, लव, रिलेशनशिप, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस, और क्या इमोशनल मेमोरीज थी, बुक टचिंग और इंस्पिरेशनल के लिए। और जो दूसरी वाइज अदरवाइज वो बताती है कि क्या गरीब लोगों की लाइफ होती है, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स की क्या क्या सोशल इश्यूज आते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है, और इमोशनल रियलिटीज़ क्या है लाइफ की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेमोरी तो लिटरली वर्क बनाती है, इमोशनल और रियलिस्टिक नॉवल बनाती है। पर्सनल एक्सपीरियंस हेल्प करते हैं राइटर को कनेक्ट करने के साथ रीडर। जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं वो आपको प्रेजेंट करते हैं डीपर सेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ को कैसे अच्छे से समझा जा सकता है। तो राइटर यूज़ करता है मेमोरीज़ को टीच करने के लिए मोरल और ह्यूमन वैल्यूज़। तो ये आपका हो गया। राइटर यूज़ करता है मेमोरी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू क्रिएट स्टोरिंग लिटरेरी एक्सपीरियंसेस। और ट्यूसडे विद मेमोरी एंड वाइज अदरवाइज में रियल एक्सपीरियंस यूज़ किए गए हैं ताकि जो स्टोरी है उसको इमोशनल, मीनिंगफुल और इंस्पिरेशनल बनाया जा सके। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइज और अदरवाइज डिलाइंस डाइवर्स स्टोरीज विच हाईलाइट नीड टू रिहेबिलिटेट एकोमोडेट वॉइसेस ऑफ अनहियर्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो इसको पढ़ना है। ठीक है, वाइज और अदरवाइज किसने दी थी ये स्टोरी? सुधा मूर्ति ने दी थी। मूर्ति जो कि हमें प्रेजेंट करती है लाइफ की एक्सपीरियंसेस, जो कि फोकस करती है पुअर, नेग्लेक्टेड और मार्जिनलाइज लोगों पे। ये स्टोरीज़ हमें एक्सप्लेन करती हैं कि हमें लोगों को समझना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी चाहिए जिनकी वॉइस इग्नोर की जाती है, चाहे वो छोटे ग्रुप हो, चाहे वुमेंस हो, चाहे वो पुअर लोग हों। ठीक है, ये बुक शो करती है स्ट्रगल पुअर विलेजर्स का, ओल्ड लोगों का, और वुमेंस का, सर्वेंट्स का, सोशली वीक जो इंडिविजुअल्स हैं उनका। ठीक है, ये जो ऑथर है ये एक्सप्लेन करती है कि सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है हर एक लोगों को अनफेयरली, बिना किसी मतलब कंपैशन की भावना से। तो कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे पीपल सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, मनी और सोशल सपोर्ट एक तो। और ऑथर फील करती है सिंपैथी फॉर देम, कि उनको हेल्प करती है ऑथर, चैरिटी देती है और सोशल वर्क के थ्रू। ये बुक हमें हाईलाइट करती है कि क्या प्रॉब्लम है जो कि बुज़ुर्ग लोग हैं वो फेस करते हैं, उनके बच्चे जब उनको घर से निकाल देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं तब। ये ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि सोसाइटी के अंदर हमें रिस्पेक्ट देती हैं केयर और ओल्ड पीपल के लोगों के अगेंस्ट। मतलब जो ओल्ड लोग हैं उनके अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए उनकी, ये हमें बताती हैं। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इसका? एक तो पुअर लाइफ दिखाई है और सिंपल पीपल है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ हैं जहाँ पे लोगों को सिंपल दिखाया गया है, ऑनेस्ट, काइंड और इमोशनली रिच। तो ऑथर चैलेंज करता है सोशल स्टेरियोटाइप को और आस्क करता है रीडर से कि ह्यूमैनिटी की क्या वैल्यू होती है, क्या जो पैसा है उससे कम है ह्यूमैनिटी, क्या इंसानियत से ऊपर पैसा आता है? तो ये है। तो यहाँ पे स्टोरी है किसके बारे में? पुअर लोगों के बारे में, कि कैसे वो सोशल इनइक्वालिटी और सफ़र कर रहे हैं वहाँ से। ओल्ड पेरेंट्स के बारे में, कैसे वो लोनलीनेस और नेगलेक्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पे ऑनेस्ट पुअर के बारे में, कैसे उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑथर काम करती है कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, किसके ऊपर? मार्जिनलाइज लोगों के ऊपर। इस जो है इसका क्या है? वाइज और अदरवाइज हमारी वॉइस जो है, वाइस और अदरवाइज जो स्टोरी है ये जो अनहियर्ड वॉइस है किन लोगों की? पुअर विलेजर्स की, ओल्ड पेरेंट्स की, ऑनेस्ट पुअर्स की। तो उनकी और मार्जिनलाइज सोसाइटी के, उनको बाहर निकालती है, वो बताती है, ये मैसेज शो करती है कि कंपैशन होनी चाहिए, इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स इन लोगों की। ठीक है, तो ये शो करती है। उसके बाद हाउ डू लिटरेरी टेक्सेस पोर्ट्रे चैलेंजेस ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ वुमेन स्पिरिट। आंसर विद रेफरेंस टू एटलीस्ट 2 टेक्स्ट प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस।
मतलब यहाँ पे हमें बताना है ये चैलेंजेस क्या होते हैं ऑर्डिनरी लाइफ के, और स्ट्रेंथ और रेजिलियंस। हमें 2 टेक्स्ट की बात करनी है यहाँ पे, 2 पोएम्स की, 2 नॉवेल्स की बात करनी, चाहे वो ट्यूसडे की कर लो, चाहे मोठा वाली बात कर लो, चाहे पैथर पंचाल की कर लो। देखो, लिटरेरी टेक्स्ट्स ऑफन प्रेजेंट करते हैं स्ट्रगल, इमोशंस एंड हार्डशिप जो कि साधारण लोग फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। एट द सेम टाइम ये हमें शो करते हैं उनका करेज, उनकी होप और पेशेंस और एबिलिटी टू सर्वाइव डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, कि वह उनका कैसा सारी चीज़ें हैं, वो इतनी स्ट्रगल्स होने के बाद भी वो कैसे सर्वाइव कर पाए हैं। तो हम 2 स्टोरी लेके चलेंगे यहाँ पे। एक तो ये, एक सेकेंड, ये कहाँ पे गया अब फिर से। एक तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे पैथर पंचाले की, दूसरी स्टोरी होगी ट्यूसडे विद मोरी की। ठीक है, दोनों ब्यूटीफुली हैं, दोनों स्टोरीज़ की हम बात करेंगे। तो पैथर पंचाले में क्या हुआ था, ऑथर प्रेजेंट करता है हार्श रियलिटी ऑफ रूरल लाइफ इन बंगाल, जो कि पुअर फैमिली थी उसकी रियलिटी वो शो करता है। ओप्पू की जो फैमिली थी वो सफ़र कर रही थी पॉवर्टी, हंगर और इलनेस, सोशल स्ट्रगल से। सरबजा कंस्ते जो उसकी मम्मी थी ओप्पू की, वो हमेशा सोचती रहती थी कि कैसे वो घर को मैनेज करेगी। हरिहर जो का पापा था वो स्ट्रगल करता था कि थोड़ा पैसा मिल जाए, कमा ले वो कुछ। दुर्गा जो थी उसकी सिस्टर जो कि बीमार थी और उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, बैड वेदर की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो वो पेन शो करता है, सफरिंग शो करता है कि कैसे लोग, साधारण लोग ऐसे पेन में रहते हैं। और हावेवर डिस्पाइट देयर हार्डशिप फैमिली कंटिन्यू टू, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज होने के बाद भी फैमिली रह रही है होप के साथ, करेज के साथ कि कभी तो कुछ होगा, कि हम इस पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे। ओप्पू और जो दुर्गा थी वो फिर भी नेचर और सिंपल प्लेजर, चाइल्डहुड एडवेंचर्स में अपनी खुशी ढूंढते हैं। और ये स्टोरी बताई गई थी पैथर पंचाले के अंदर। सिंपली ट्यूसडे विद मोरे में बताया गया था कि मोरे जो है वो सफ़र करता है एक बहुत बड़ी बीमारी से, फैटल डिसीज से, जो कि उसकी बॉडी को धीरे धीरे वीक बना रही है। तो उसके जानने के बाद भी कि वो मरने वाला है, वो मोरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहता है और पॉजिटिव रहता है। और वो जानता है कि वो मोरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंटिन्यू करता है टीचिंग और वैल्यूएबल लेसन्स देता है अबाउट लव, रिलेशनशिप, फॉरगिवनेस, ह्यूमैनिटी। और उसका करेज और जो एक्सेप्टेंस है डेथ की वो शो करती है कि उसकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते डेथ को। सॉरी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे वो है, एक तो लिटरेरी टेक्स्ट प्रेजेंट करते हैं रियल लाइफ के स्ट्रगल्स को, ऑर्डिनरी साधारण लोगों के। ये शो करते हैं आपकी पॉवर्टी, इलनेस, लोनलीनेस और इमोशनल सफरिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद उसके साथ साथ ये हाईलाइट करते हैं कि आप होप रखते हो, करेज रखते हो, रेजिलियंस रखते हो कि कभी तो कुछ होगा अच्छा सा। तो ये जो कैरेक्टर्स है ये फाइट हमेशा लगातार रखते रहते हैं। वहाँ पे ट्यूसडे मोरी जो है वो डेथ से फाइट करता रहता है, वैसे तो वो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन फिर भी फाइट तो कर रहा है। और वहाँ पे उसकी जो वो पुअर फैमिली थी ओप्पू की, वो फाइट कर रही है। दुर्गा की तो डेथ होगी लेकिन फिर भी वो फैमिली तो कंटिन्यू कर रही है लिविंग बिंग। तो ये है कंक्लूजन, दोनों पैथर पंचाले और ट्यूसडे विद मोरी चैलेंज हैं उनकी ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर, स्ट्रेंथ भी है लेकिन फिर भी इतनी सारी डिफ़िकल्टी होने के बाद वो लोग सर्वाइव करें। उनके पास एक होप है, करेज है, लव है, डिटर्मिनेशन है, जिसकी वजह से वो लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा। नाउ एक और क्वेश्चन रहता है जो कि हमें करना है, बस सिर्फ ये क्वेश्चन रहता है। और पीडीएफ आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स हैं उनसे मिलेगी। तो अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो एक कमेंट कर देना कि समझ आया या नहीं। अगला वन शॉट का इसका चाहिए कौन सा सब्जेक्ट है, आपके एडमिट कार्ड में सारे सब्जेक्ट्स हैं तो एटलीस्ट ये तो बताओ कि किसका वन शॉट चाहिए, सो दैट मैं एडवांस में प्रिपेयर करूँ आपकी स्लाइड्स वगैरह, पीपीटीज़ वगैरह। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड एक कमेंट कर देना। मुझे पता है आप लोग नहीं करते, मतलब व्यूज़ होंगे 1 के और कमेंट होगा 0। पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आपको, आपके पास भी कोई कंपैशन नहीं है क्या? ये स्टोरी पढ़ने के बाद तो एटलीस्ट कर सकते हो। तो ठीक है, What makes Mori ordinary human life? His fears and sudden burst of crying, knowing that he is getting closer to death with each passing. जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे वो अपनी डेथ के पास जा रहे हैं। बट what makes Mori? एक तो वो उसको ऑर्डिनरी ह्यूमन, उसको डेथ उसको क्या करवा रही है, एक फियर करवा रही है, सडन ब्रस्ट ऑफ क्राइंग करवा रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो सुपर ह्यूमन है। कैसे? वो करेज, जेस्ट ऑफ लाइफ, डिस्पाइट नोइंग, उसको पता है कि वो इतनी बड़ी डिसीज से गुजर रहा है तो फिर भी वो अपने लेसन सिखाता है अपने स्टूडेंट को। तो ये क्या है दोनों। तो यहाँ पे ऑथर कौन है हमने पहले पढ़ा था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो मिच एल्बम एक अमेरिकन राइटर है, जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्टर है, जो कि हम फोकस करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़, रिलेशनशिप, लव, मीनिंग ऑफ लाइफ। तो पहले पढ़ा था। बुक क्या है, ये दोनों जो स्टूडेंट है और जो हमारा
प्रोफेसर है, दोनों के बीच में एक कन्वर्जेशन है जो कि अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस शो करता है। लव, डेथ, रिलेशनशिप, फॉरगिवनेस, एजिंग, हैप्पीनेस के बारे में हर ट्यूसडे को मिलते हैं, तो उसके बारे में वो शो करता है। और ALS की फुल फॉर्म चाहिए तो ये रही, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम कोई बायो के स्टूडेंट्स नहीं हैं। ये एक पैरालिसिस हो जाता है आपकी बॉडी में, जब आपकी फिर उससे आपकी बॉडी वीक बनती रहती है, तो आप ये समझ सकते हो उसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन ये स्टेटमेंट बोलती है, देखो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ही देख लेते हैं। मैरी एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, तो पहली लाइन ये थी। तो देखो मोरी मैरी जो भी है, ये मोरी वाइज और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान था। ये स्टिल एक ह्यूमन बींग है, क्योंकि आप अगर एक ह्यूमन हो तो आपके बीच में चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर फियर्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, तो ठीक है। मोरी इज अफेर्ड ऑफ डेथ, उसको डेथ का डर लगता था पहले। मोरी को पता था कि ALS उसकी बीमारी है, तो वो जल्द ही मरने वाला है। तो इसकी वजह से वो कभी कभी उसको डर लगता था, कभी कभी उसको ऐसा लगता था कि वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो रहा है। उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था कि उसको दूसरे लोगों पे डिपेंड होना पड़ रहा है। वो ऑर्डिनरी लोगों की तरह, उसको पेन का पता था कि डेथ कैसे हो जाती है और कैसे कितना पेन होता है, तो वो अफ्रेड था डेथ का, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं। फिर यहाँ पे बात हुई है सडन बरस्ट ऑफ क्राइम। मोरी हमेशा रोता रहता था, कई बार बुक में ओपनली, कैसे इमोशनल पेन की, सैड की लाइफ को वो छोड़ के जाएगा। फिर उसके बाद फील हेल्पलेस ड्यू टू फिजिकल, ALS बीमारी थी तो उससे वो फिजिकली वीकर था, तो हेल्पलेस फील करता था वो, तो इसलिए वो रोता रहता था। तो वो ऑनेस्ट था, इसलिए ये रोना उसका क्या शो करता है, ये ऐसे थोड़ी शो करता है वो वीक है, नहीं, ये शो करता है कि वो ऑनेस्ट था, इमोशनल था। ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, रोना एक इंसान की नेचर में है, नेचुरल फियर था उसका डेथ का, तो इस वजह से वो हमेशा क्राइंग फेज में रहता था। अनलाइक मैनी पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, लेकिन मोरी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता था फ्रीली। जैसे आप रोते रहते हो और कोई आ जाता है जब एकदम से चुप आ जाते हो, तो आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, लेकिन मोरे एक्सप्रेस करता था। तीसरी बात हुई यहाँ पे फिजिकल हेल्पलेस की। तो देखो ALS जैसे जैसे बढ़ती गई बीमारी, तो उसकी वो चल भी नहीं पा रहा था और मूव कर पा रहा था, ना तो चल पा रहा था ना मूव कर पा रहा था, तो वो किसी और लोगों पे डिपेंड हो गया और वो अपनी बेसिक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से वो एक, हम बोल सकते हैं, बूढ़ा इंसान बन गया और स्ट्रगल करता रहा अगेंस्ट डिसीज़ और डेथ के। तीसरा यहाँ पे बात हुई है फियर ऑफ लूजिंग डिजिनिटी। तो मोरी हमेशा सोचता था कि अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, उसको डिपेंड होना पड़ता है अपने काम के लिए किसी और के ऊपर। वो कम्प्लीटली हेल्पलेस बन गया है और डिपेंड हो रहा है खुद की पर्सनल केयर के लिए दूसरे लोगों के ऊपर। तो ये जो फियर है ये नेचुरल है ह्यूमन इमोशंस के, जो कि रीडर को रिलेट करते हैं खुद के साथ पर्सनली। तीसरी यहाँ पे लाइन में बात हुई है मोरी एज ए सुपर ह्यूमन पर्सनैलिटी। ठीक है, ये बात हुई। अब अभी तो वह डर रहा था, अब सुपर ह्यूमन की पर्सनैलिटी कैसे आई। डिस्पाइट ऑल सफरिंग्स, इतना सफ़र करने के बाद भी मोरी डिस्प्ले करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और पॉजिटिविटी, और अपने स्टूडेंट को हर ट्यूसडे को लेसन सिखाता है लाइफ के बारे में। पहला लेसन था एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। मोरी का जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी कि वो एक्सेप्ट करता है अपनी डेथ को। वो बिलीव करता है कि डेथ है ना नेचुरल पार्ट है लाइफ का, जो हमारी लाइफ होती है वो टेम्परेरी है, तो डेथ तो होनी निश्चित है। एक्सेप्ट करता है डेथ को और लोगों से अच्छी अपनी लाइफ को समझता है। वो हार्श रियलिटी से भागता नहीं है, लेकिन वो अपनी डेथ को विजडम और डिजिनिटी के साथ फेस करता है। ठीक है, करेज इन फेज ऑफ सफरिंग। अब वो सफ़र कर रहा है बीमारी से, ALS की बीमारी से, तो मोरी होप नहीं छोड़ता, लास्ट जो होप है उसको भी नहीं छोड़ता मोरी। ठीक है, कंटिन्यू करता रहता है, स्माइल और पॉजिटिव बात करता रहता है। ऐसा नहीं है मेरे मरने के बाद क्या होगा, वो होगा, नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव बात करता है। कोई भी लोग उसके पास बैठते तो उनको पॉजिटिव लेसन्स बताता है अबाउट लाइफ, लव और कंपैशन वगैरह के बारे में। वो हर एक डे को, जो भी दिन आता है, ब्रेवली उनको फेस करता है। ऐसा नहीं है जितने दिन जा रहे हैं वो उतनी ही पास आ रहा है अपनी डेथ के, वो ऐसा नहीं सोचता है अब। ठीक है, जस्ट फॉर लाइफ, ये बात हुई है। तो इसका मतलब है मोरी को पता है कि वो मरने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। उसको, वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, अभी भी हंस रहा है, जोक्स मार रहा है, डांस कर रहा है मेंटली थ्रू मेमोरीज। उठ के तो नहीं कर सकता बट मेंटली कर रहा है, अप्रिसिएट कर रहा है लव और कंपैशन को। तो ये बताता है कि वो डेथ से अब डरता नहीं है, वो उसको अप्रोच कर रहा है।
टीचिंग अदर्स टिल एंड, जब तक इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बिटर और हेल्पलेस, जब उसको पता है कि उसकी डेथ आने वाली है तो वो कड़वा नहीं बन रहा, वो लोगों को डांट नहीं रहा, होपलेस नहीं हो रहा। वो मोरी अपनी फाइनल डेज़ को, जो उसके लास्ट के कुछ दिन हैं, उनको यूज़ कर रहा है लोगों को वैल्यूएबल लेसन समझाने के लिए, ठीक है। वो वैल्यूएबल लेसन्स क्या है? लव के बारे में, रिलेशनशिप, फॉरगिवनेस, कंपनसेशन, हैप्पीनेस, मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में। उसका घर अब एक क्लासरूम बन चुका था जहाँ पे वो गाइड करता था मिच को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये सुपर वुमेन की क्वालिटी है कि वो लोगों को गाइड करे। इमोशनल स्ट्रेंथ, मोरी डिनाई नहीं करता अपने इमोशंस को, वो बिलीव करता है कि अपने इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को फुली आप एक्सप्रेस कीजिए। वो आफ्टर फीलिंग देम डीपली वन शुड डिटैच और मूव। जब आप अपने इमोशंस को फील करते हो अंदर से, या तो देखो आपका कुछ गड़बड़ हुआ, जैसे कोई भी आपने कुछ भी किया, आपको रोना आ रहा है, तो आप अंदर से रो या फिर बाहर से। आप एकदम से देखो, कभी भी कुछ हो जाए, आपसे गलती हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो आप उसको पेज पे लिखो और उसको जला दो, और फिर इतनी तेज़ रहो कि आप सोच नहीं सकते। आपको ऐसा रिलीफ महसूस होगा उस टाइम पे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया है तो उसको जब जला रहे हो तो आप ये सोचो कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। एज ए टीचर मैं यही गाइड कर सकती हूँ आप लोगों को। फिर इसमें है पैराडॉक्स, क्या है मोरी के कैरेक्टर के अंदर। तो पैराडॉक्स लाई करता है फैक्ट में दैट मोरी जो वीक है और स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब ये वीक भी है स्ट्रॉन्ग भी है। तो पैराडॉक्स मतलब एक सिक्के के दो पहलू। ये हमें एक तरह तो वीक दिखा रहा है कि इसकी डेथ आने वाली है, ALS बीमारी है इसको, दूसरी तरह हमें स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है कि ये अपनी डेथ को एक्सेप्ट करता है, और ऊपर से यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि ये अपनी डेथ को एक्सेप्ट करने के बाद भी अपनी जो फाइनल डेज है वहाँ पे हमें लेसन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ दिखा रहा है सेम टाइम पे। तो ये 2 अपोजिट क्वालिटीज़ हैं उसकी जो दिखा रहा है सेम पर्सन के अंदर। तो ये फिजिकली वीक है लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग है, हम ये बोल सकते हैं। इसको पता है कि ये मरने वाला है लेकिन बिकॉज ऑफ ALS, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव है, चीयरफुल अपनी लाइफ के बारे में। मोरी रोता भी है, डरता भी है, लेकिन इमोशनली है, लेकिन ये डेथ के बारे में वरी भी करता है, लोनलीनेस लूज कर रहा है अपनी कंट्रोल हो अपनी बॉडी के ऊपर, लेकिन फिर भी ये रियलिस्टिक है, रिटेरेबल है। उसी टाइम पे मोरी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज शो करता है, विजडम। इंस्टेड ऑफ होपलेस बनने की बजाय वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट करता है और कंटिन्यू करता है टीचिंग लेसन्स अबाउट लव, लाइफ, रिलेशनशिप, ह्यूमैनिटी। वो सफ़र कर रहा है, उसको पता है, लेकिन वो अलग दूसरे लोगों को टीच कर रहा है, वो उसको इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये पैराडॉक्स का मतलब होता है एक इंसान के अंदर दो चीज़ें जो कि दोनों अपोजिट है, एक तो वीक है वो और एक वो सब स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों चीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोरी का इम्पैक्ट क्या है मिच पे, तो मोरी ने लेसन्स दिए अपने स्टूडेंट को, तो उस पर इम्पैक्ट क्या हुआ इसका। तो एक तो देखो, बिफोर मीटिंग मोरी, जो आप हो, जैसे कि मैं लगा लेती हूँ, मेरा नाम पूजा है ना, तो मिच की जगह मेरा नाम लगा लो पूजा। तो मैं मोरी से मिलने के पहले कैसी थी और ये बाद में कैसी थी। तो पहले जब मैं थी ना, तब मैं कैरियर फोकस थी कि मैं कैरियर के बारे में सोचती रहती थी, मैं पैसे से रिलेटेड सोचती थी, सक्सेस के बारे में, और इमोशनली किसी से रिलेटेड नहीं थी, डिसकनेक्टेड थी, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना होता था। लेकिन जब मैं मोरे से मिली तब मुझे वैल्यू पता चली रिलेशनशिप्स की, क्या वैल्यू है, पैसे से भी ज़्यादा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। आई केम टू नो अबाउट दिस, और मुझे पता चला कि लव की क्या वैल्यू है, और हमें लाइफ को मीनिंगफुली जीना चाहिए। ट्रुथ मीनिंग पता चला मुझे लाइफ का, हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है, सब चीज़ें पता चले। तो ये बिफोर और आफ्टर मीनिंग जब हमें पता चलता है तो हमें पता चलेगा क्या इम्पैक्ट हुआ उसका। इसीलिए ये 1938 के है, आई डोंट नो, बट मोर ही ट्रांसफ़र करता है मिच को आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। सो ये हमारा पूरा 1 शॉट कवर हो गया, 1 आवर का अप्रोक्स है ये। तो इसकी अगर PDF चाहिए सो डू, वहाँ पे आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स है, सबको फॉलो करना, बिकॉज वो ऑटोमेटिक है, तो आपको तभी मिलेगी वो, अगर आप सब कुछ करते हो तो, ठीक है। और ऑल द बेस्ट। और आपको ईमेल का रिप्लाई मिल जाता है अगर आप मॉर्निंग में करते हो या फिर इवनिंग में। देखो सुबह आपको 6 बजे से लेकर आपको शाम तक 11 बजे तक अप्रोक्स मेल का रिप्लाई आ जाएगा, और लेट भी आ सकता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक है, तो जब बंद कर देती हूँ नेट वगैरह तब नहीं जाता हूँ। लेकिन हाँ, जब भी आपको PDF चाहिए आप मेल कर देना, मैं रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं। और मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर ये पढ़ लिया ना, 3 स्टोरी है, तीनों पढ़नी है, तीनों के क्वेश्चंस भी देख ली, सो क्या रहता है, अभी कुछ नहीं रहता, आपको बस यही याद करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।